नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 50वां सत्र का दूसरा भाग है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल है, जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सभी के लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे या फिर इन वीडियोस को अपने चैनल पर चलाना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह भी उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि किसी छवि या दृश्य को देखकर निरंतर ध्यान लगाना होता है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कैसे कोई माहिर बिना किसी बाहरी क्रिया के अपनी चेतना में झुकाव पैदा करेगा? तो दोस्तों, यहाँ पर जो डॉन ने सवाल किया ना, उसमें डॉन ने पूछा कि अगर हम अपनी मेडिटेशन की अवस्था में किसी भी छवि या किसी भी दृश्य के ऊपर अपना कंटिन्यूसली ध्यान अगर केंद्रित करते हैं, तो इस तरीके से आप ये बता सकते हो कि बाहर मतलब एक्सटर्नल कोई काम किए बगैर, कि केवल ध्यान अवस्था के अंदर ही अंदर रहकर कि वो अपनी चेतना में मतलब इसी कॉन्शियसनेस की फील्ड में अपना झुकाव कैसे पैदा करता है, यानी दूसरों की सेवा या खुद की सेवा। खुद की सेवा में तो खैर मेडिटेशन का नहीं है, वो आपको पहले भी पता ही है। तो वो कह रहे हैं कि ये दूसरों की सेवा का झुकाव वो पैदा कैसे करेगा। तो राज का जवाब देते हैं, यह कोई सरल प्रश्न नहीं है, क्योंकि माहिर वह है जो हरे रंग की किरण से आगे निकल जाता है, जो कि कटाई योग्य होने का संकेत है। माहिर केवल अपनी कटाई के लिए बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, बल्कि वो दोनों बुद्धिमान ऊर्जा और अनंत बुद्धिमानिता का उपयोग करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरे ग्रह को कटाई योग्य बनाने और उनकी चेतना को परिवर्तित करने का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा ना, उन्होंने कहा इसका जवाब इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा जो माहिर होते हैं, मतलब जो मेडिटेशन में एडवांस कर जाते हैं, जो माहिर बन जाते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो अपना ग्रीन रे यानी हार्ट चक्रा को भी आगे निकल जाते हैं उससे, यानी थ्रोट चक्रा से जो उन्होंने सीखा होता है वो सारी चीज़ें दुनिया को सिखा रहे होते हैं। क्योंकि सीखना और सिखाना, आपको याद होगा, रा ने कहा था कि यही सबसे महत्वपूर्ण काम है पूरे ब्रह्मांड में, जो आप सीख रहे हो, और अगर आपने दूसरों को नहीं सिखाया तो आपने कोई सेवा नहीं की। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि माहिर वो होते हैं जो इससे भी आगे निकल जाते हैं और अपना पिनियल ग्लैंड यानी कि अपनी तीसरी आंख को भी एक्टिवेट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उनकी जो कटाई है वो इसके कारण हो जाती है, क्योंकि उनके सारे चक्र जो हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कही कि जो वो व्यक्ति है ना, जो माहिर होता है, वो केवल बुद्धिमान ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, वो बुद्धिमान ऊर्जा और अनंत बुद्धिमानिता, यानी कि इन्हीं जो रोशनी के कण कण जो होते हैं ना, जिससे ये पूरा हमारी हवा और हम लोग सारे जो भरे पड़े इससे, कह रहे उसका इस्तेमाल करता है, और अनंत बुद्धिमानिता यानी रचयिता की बुद्धिमानिता का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य ये होता है कि वो यहाँ पर आकर दूसरों को भी कटाई योग्य बनाए और इस ग्रह की चेतना को परिवर्तित करे। यानी कि जब लोग ही इस दिशा के अंदर निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रह की चेतना तो बढ़ेगी ना। जब लोग ही एडवांस करते चले जाएंगे, अपने ऊपर काम करते चले जाएंगे, मेडिटेट करना शुरू करेंगे और अपने आप को संतुलन में लाना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रह की चेतना भी तो आगे बढ़ेगी। इससे वो चौथी घनत्वता की कटाई के योग्य बनेगा और पॉजिटिव दिशा में झुक जाएगा। तो यही काम होता है जो हमारे असेंडेड मास्टर्स जितने भी आए उनका भी था, और यही काम एक जो माहिर होता है उसको करना होता है यहाँ पर इस धरती पर। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई माहिर नहीं हो सकता। यदि आप मेडिटेशन करते रहें और जैसे आप ये एक का ज्ञान सीख रहे हैं, या फिर मेडिटेशन में कुछ भी आपको जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं, आप वो दूसरों से अगर साझा करते हैं उनकी भलाई के लिए, तो भी आप एक माहिर के अंदर ही काउंट करेंगे। बेशक आप इस बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल मतलब हवा में से चीज़ें बनाने का करें या ना करें, वो एक बात की बात है, वो तो एडवांस स्टेज में होता है। और उसके लिए रा ने बोला भी था कि ये स्टेज वो होती है कि वो व्यक्ति तो बिल्कुल ही आगे निकल गया है। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप भी एक माहिर की कैटेगरी में, या कह लीजिए एक माहिर का ही जो पद है, या कह लीजिए एक माहिर जैसा ही व्यवहार आपका भी है। खैर, फिर वो आगे कहते हैं
इस कार्य को करने का तरीका आपके भीतर ही है। पहली कुंजी है मौन और दूसरी विचारों की एकता, सिंगलनेस। इस प्रकार एक विजुअलाइजेशन द्वारा आप अपने भीतर की आंख यानी कि अपनी तीसरी आंख पर कई मिनटों तक स्थिर रह सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, जैसा कि आप समय को मापते हैं। ऐसा करने से माहिर अपने विचारों की एकता को बढ़ाता है। विचार की इस एकता का उपयोग तब पॉजिटिव माहिर एक समूह में विजुअलाइजेशन करके करते हैं ताकि पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाया जा सके, और नकारात्मक माहिर इसका प्रयोग अपने व्यक्तिगत ताकत को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राय ने कहा, उन्होंने कहा इसको करने के दो कार्य हैं, मतलब दो तरीके हैं। एक तो है आप साइलेंस हो जाओ, बिल्कुल एकदम मेडिटेशन में चले जाओ, और दूसरा अपने जो विचार हैं ना उनकी सिंगलनेस में आओ। ये सिंगलनेस में आने का तरीका राय ने पहले भी बताया था कि जो भी आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं उसका उल्टा उसका सीधा, उसका उल्टा उसका सीधा, ऐसे कर करके देखते रहोगे ना तो आपको एक यूनिटी आ जाएगी थॉट के अंदर, यानी कि एक संतुलन आ जाएगा। तो वो कह रहे हैं इस प्रकार अगर आप इस तरीके की विजुअलाइजेशन अपने भीतरी आँख यानी अपनी तीसरी आँख के ऊपर फोकस करके, यानी जब आप मेडिटेशन में बैठे तो अपना पूरा फोकस ये सोच के करें कि आपकी जो तीसरी आँख है ना उस जगह पर आप ये सारी की सारी चीज़ें जो पूरी की पूरी गतिविधि है उस दिशा में कर रहे हो आप, या वहाँ पे फोकस लगा के कर रहे हो। तो जब आप ऐसे करते हो ना तो वो कह रहे हैं कि आप अपने समय को जिस तरीके से मापते हो ना उस तरीके से आप अपने विचारों की एकता को बढ़ा दोगे। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली यहाँ पर फोकस करके इस तरीके से करते रहे ना अपने विचारों के साथ, तो वो कह रहे हैं कि तब आप अपने विचारों की एकता यानी उनके अंदर यूनिटी ढूंढना शुरू कर दोगे और उसके अंदर यूनिटी आ जाएगी। और तब इसका इस्तेमाल एक पॉजिटिव जो होगा ना वो एक अपने समूह में, यानी क्योंकि आपके ग्रुप्स भी तो बनेंगे ना, आप मेडिटेशन करोगे, आप दूसरों के साथ अपने विचार साझा करोगे, आपके ग्रुप्स बनेंगे, तो इसमें आप विजुअलाइजेशन करके इस पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकते हो। यानी कि जब ग्रुप में मेडिटेशन करते हैं तो इस पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाकर इस ग्रह को उस पॉजिटिव दिशा के अंदर ले जाया जा सकता है। और इसी तरीके से एक जो नकारात्मक माहिर होगा यानी जो नेगेटिव साइड में झुका हुआ है ना, वो केवल अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए यानी अपनी ताकतें और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए करता है। खैर, तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे कोई माहिर एक चित्र या दृश्य पर कई मिनटों तक ध्यान लगाने में सक्षम होता है? तो उसके बाद वह ऐसा क्या करता है कि जिससे ग्रह की चेतना प्रभावित होती है या वो अपने पॉजिटिव झुकाव को बढ़ा पाता है? मैं अभी भी इस बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाया हूँ। तो यहाँ पर डॉन ये सवाल कर रहे हैं, कह रहे कि मुझे ये जानना है कि जो माहिर होते हैं, मतलब जो मेडिटेशन में एडवांस लेवल पे चले आते हैं, जो माहिर हो जाते हैं इसके, वो कैसे ऐसे इतने घंटों घंटों तक एक ही दृश्य के ऊपर अपना फोकस बना के रखने में सक्षम हो पाते हैं, और किस तरीके से वो इसका इस्तेमाल पूरे ग्रह की चेतना यानी कॉन्शियसनेस को प्रभावित करने के लिए करते हैं। और दोस्तों आपने शायद एक जगह पर पढ़ा भी होगा, ये महर्षि महेश योगी ने भी बोला था कि सिंगलनेस ऑफ थॉट, इस उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला था, और उन्होंने एक लेख भी छापा था कि अगर 1% लोग किसी ग्रह के इस तरीके से पॉजिटिव झुकाव के हो जाए और एक ही दिशा में झुक जाएं तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्रह के ऊपर जाके पड़ता है। तो इस तरीके के छोटे छोटे समूह भी अगर ऐसे मिलके करते रहे ना तो उसका इम्पैक्ट पूरे ग्रह के ऊपर जाके पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ स्क्वायर्स लग रही होती है। तो ये एक तरीका है इसको करने का। तो राइस का जवाब देते हैं, जब पॉजिटिव माहिर अनंत बुद्धिमानिता को अपने भीतर छूता है तो यह सबसे शक्तिशाली कनेक्शन होता है, क्योंकि यह कनेक्शन इकाई की बुद्धिमानिता का रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ होता है। यह कनेक्शन असली हरे रंग को इस समय स्थान में सक्षम बनाता है और आपके स्थान समय में मैनिफेस्ट करता है। हरे किरण में विचार असलियत में बदल जाते हैं, लेकिन आपके मायाजाल में आमतौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दोस्तों उन्होंने कहा जब भी कोई पॉजिटिव माहिर इस तरीके से करता है ना, अपना फोकस इस तरीके का बना लेता है, तो वो कह रहे हैं कि वो अपने अंदर जाकर ना जो रचयिता की ये जो फील्ड्स है ना इनके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही वो कनेक्शन बनता है ना तो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि अब उसका दिमाग और रचयिता का दिमाग एक हो चुका है। और जब ऐसा हो जाता है ना तो उसके अंदर वो रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता भी आ जाती है, और इस वजह से वो कुछ भी अगर करना चाहता है ना, इसी हवा में से मान लो कोई चीज़ बनाना चाहे, ज़मीन में से हवा में उड़ना चाहे, दीवार क्रॉस करके निकलना चाहे,
या जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो जो आपको जादुई लगती हैं, वो सारी चीज़ें कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि रचयिता ने बाकी सारी चीज़ें कैसे बनाई हैं। अब उसके दिमाग में, उसकी बुद्धिमानिता में वो सारी चीज़ें आ गई हैं, और उन्होंने यहाँ का ये समय स्थान में सक्षम बनाता है, यानी कि अदृश्यता में ये सारी चीज़ें घटती हैं, और वहाँ से जिस दृश्य दृश्य वाली जो दुनिया में जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। इसी का इस्तेमाल करके कई लोग, आपने देखा होगा, इसी हवा में से चीज़ें बना देते हैं। जैसे हमारे पहले के एसेंडेड मास्टर्स थे, वो अपनी बॉडी को वाटर, आप कह लो हवा, आग, हर चीज़ में तब्दील कर लेते थे। कैसे? वो इसी कारण था क्योंकि उनकी जो इंटेलिजेंस थी वो क्रिएटर की इंटेलिजेंस से मिल गई। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये तब होता है जब आप हरे किरण में हो, मतलब आपका हार्ट चक्र अगर खुला होगा ना, तभी आपके विचार जो है ना वो असलियत में बदल जाते हैं। तो जो आप जैसा सोचोगे ना, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। और आजकल कई लोगों के साथ, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना, उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वक्त गैलेक्टिक सेंटर से जो ऊर्जाएं चल रही हैं ना, वो ऊर्जाएं ये चौथी घनत्वता वाली ऊर्जाएं हैं। तो चौथी घनत्वता में आपको याद होगा, रा ने बोला था कि आप थॉट से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो। इस वजह से कई लोग आज की डेट में जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, या मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी चीज़ें जो ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही है ना, उसका मेन कारण यही है। और इसमें भी उन्होंने ये कहा है, हालांकि ये आमतौर पर आपके मायाजाल में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ लोग आधे रास्ते में प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, कुछ लोग प्रॉपरली करते नहीं हैं इसको, इस वजह से आमतौर पर हो नहीं पाता है। फिर इसमें वो आगे कहते हैं, माहिर तब रचयिता के प्रेम और रोशनी के लिए जीवित चैनल बन जाते हैं, और इस चमक को सीधा ग्रह के ऊर्जा के जाल के नेक्सी में चैनल करने में सक्षम होते हैं। यह रिचुअल हमेशा ग्राउंडिंग के द्वारा इस ऊर्जा की सराहना करके और धन्यवाद देकर इस ऊर्जा को पूरे ग्रह में भेजकर समाप्त किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रा ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि जब ये प्रेम और रोशनी, जब कोई व्यक्ति अपने अंदर चैनल करने लग जाता है ना, तो रचयिता का चैनल बन जाता है, यानी कि अब वो रचयिता का चैनल बन चुका है। उसके अंदर से ही सारी ऊर्जाएं होती भी जाएंगी, और जब वो उसके अंदर से होती भी जाएंगी ना, तो वो इस पूरे ग्रह का जो जाल है, जो नेक्स्ट है, ये जो बाहर की क्वारंटीन लगी हुई है ना, ये जो जाल है, उसके द्वारा इसको पूरे ग्रह के ऊपर डालने में सक्षम हो जाता है। और उन्होंने कहा यह रिचुअल करने का जो तरीका है ना, वो ये है ग्राउंडिंग के द्वारा, यानी आप अपने नंगे पैर, जब आप घास में या किसी जगह पर बैठ के आप मेडिटेशन करते हो ना, तो वो ऊर्जा आपके अंदर से होते हुए धरती में प्रवाहित होती है, और इस क्वारंटीन को और स्ट्रॉन्ग करती चली जाती है, और इस ग्रह की जो चेतना है उसको और तेज करने में मतलब हेल्प करती है, और इसको और पॉजिटिव डायरेक्शन में धकेलने की कोशिश करती है। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से करके ये पूरे ग्रह में भेजकर इसको समाप्त किया जाता है। और जब ये ऊर्जा किसी के अंदर से बहे ना, तो उसको इसकी सराहना भी करनी चाहिए और उसका धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि ये रचयिता से खुद आ रही है। और इसमें रचयिता का धन्यवाद करना चाहिए कि धन्यवाद रचयिता कि आपने मुझे अपना चैनल चुना, आपके द्वारा मैं इस धरती की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, धन्यवाद। फिर अगला सवाल डॉन करते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें हाल ही में ध्यान में प्रशिक्षित किया गया है, जो बहुत कम अवधि के गहरे ध्यान के बाद कुछ दिनों या उससे अधिक समय में धातु पर दूर से प्रभाव डालकर उसे मोड़ने में सक्षम होते हैं। यह मेरी समझ है कि ऐसा करते समय उन्होंने अपने सिर पर पिरामिड के आकार का तार पहन रखा है। मुझे कुछ साल पहले एक ध्यान सत्र में आमंत्रित किया गया था, लेकिन मैं वहां जा नहीं सका। क्या आप इस प्रक्रिया पर टिप्पणी कर सकते हैं, और यदि वे कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर पा रहे हैं या नहीं? तो डॉन ने यहाँ पर यह कहा कि मैंने ना अभी रिसेंटली देखा है कि कुछ लोग ना मेडिटेशन में, उन्होंने नई तरीके की मेडिटेशन करनी शुरू की है, और वो काफ़ी मतलब कम टाइम में ही मतलब अपने गहरे ध्यान के अंदर जाकर, और कुछ किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि अधिक समय भी ले लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो ना दूर से धातु पर प्रभाव डाल देते हैं, और जैसे चम्मच हो गई, कोई लोहे की चीज़ हो गई, तो उसे बेंड कर देते हैं। तो इसमें वो आगे और ये भी कहते हैं कि ये मेरी समझ है कि इस तरीके की ये जो नई तरीके की जो मेडिटेशन है ना, इसमें लोग अपने सर के ऊपर ना पिरामिड लगा लेते हैं, आकार का तार लगा लेते हैं, और उसको अपने सर के ऊपर लगा के फिर वो लोग मेडिटेशन कर रहे होते हैं। क्या वो इसी तरीके का कुछ कर रहे होते हैं कि इस ध्यान में जाकर इन ऊर्जाओं को अपने अंदर पुल कर रहे होते हैं, या इससे उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या आप इस पर टिप्पणी करेंगे? तो रा कहते हैं, नहीं, कृपया इस कार्य पर एक और पूर्ण सवाल पूछें। तो दोस्तों, रा ने पता है जानबूझ के यहाँ पर टिप्पणी नहीं की। रा ने इसलिए टिप्पणी नहीं की
कि सबके अलग अलग मेथड हैं। ऐसा नहीं है कोई मेथड गलत है या सही है, जो जिस मेथड के साथ कंफर्टेबल हो जाए उसके लिए वो ही मेथड सही है। इसलिए ये कहना कि कोई एक मेथड सबके लिए काम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपके लिए हो सकता है कि कोई और मेथड काम करे, किसी और के लिए कोई और मेथड काम करे। तो इसलिए मेडिटेशन कभी भी किसी सब के लिए एक जैसी नहीं हो सकती। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप मुझे शरीर के ऊर्जा केंद्रों के बारे में अधिक जानकारी दे सकते हैं जो कि दाएं और बाएं मस्तिष्क से संबंधित है, और यदि यह किसी तरह पिरामिड आकार से संबंधित है जहां तक ऊर्जा को केंद्रित करने की बात है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस सवाल को पूछने के लिए कैसे वाक्य बनाऊं या इसे किस तरह पूछूं। इसलिए मैंने पिछला सवाल पूछा था। तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे को थोड़ा सा बताएंगे कि ये हमारे लेफ्ट ब्रेन में और राइट ब्रेन में ये जो ऊर्जा के जो क्षेत्र बने हुए हैं ये किस तरीके से मतलब आपस में कनेक्टेड हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को अंदाज़ा देंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या ये किसी तरीके से पिरामिड से रिलेटेड है। तो राय इसका जवाब देते हैं, आपकी तरह हम भी इसका जवाब देने में थोड़े से खो गए हैं। हम यह कह सकते हैं कि पिरामिड के आकार केवल उस तरह से काम करते हैं जो ऊर्जाओं के प्रवाह पर फोकस करता है, जो इकाई द्वारा इस्तेमाल की जाती है ताकि वो इकाई इन प्रवाह के प्रति जागरूक हो सके। हम आगे यह कहना चाहते हैं कि ऊर्जा के प्रवाह को केंद्रित करने के लिए आपके भौतिक दिमाग के आकार का विशेष रूप से कोई महत्व नहीं है। कृपया यदि आप कर सकें तो सवाल को खास तौर पर अच्छे से पूछें कि आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं। तो रा ने कहा कि देखो, हम भी ना तुम्हारे साथ, पहली बात तो तुम्हारा सवाल ही ऐसा है कि हम भी तुम्हारे साथ ही खो गए, ठीक है। फिर उसमें वो ये कहते हैं कि देखो, पिरामिड का जो आकार है ना वो इस तरीके से काम करता है कि वो ऊर्जा के प्रवाह पर फोकस करता है। और जैसा कि रा ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि भाई इन पिरामिड्स का इस्तेमाल हम इसलिए करते थे कि रचयिता की अनंत ऊर्जा को इसके द्वारा हम लोग प्रवाहित कर सकें। तो वो कह रहे कि उसको जो प्रवाहित करना होता है या इस्तेमाल किया जाता है ना, वो इस तरीके से किया जाता है कि इसके प्रति जो व्यक्ति है ना वो जागरूक हो सके, ठीक है ना। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, हम तुम्हें इतना बताना चाहते हैं कि ये जो ऊर्जा का प्रवाह है ना, इसका आप अगर फिजिकली अपने दिमाग का अगर इस्तेमाल करोगे, आप ये सोच रहे हो कि जी फिजिकली आपके दिमाग के अंदर कहीं पे जाके ये होता है, कह रहे इसका तो कोई महत्व नहीं है इससे, ये तो जहाँ पर होना है वहीं पर ही होगा। और जो पिरामिड की बात थी, वो पिरामिड का तो कार्य ही अलग था। उससे तो हम लोग वहाँ पे इनिशिएट्स बनाते थे, फिर उनको मेडिटेटर बनाते थे, उनके द्वारा दूसरों की हीलिंग करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी और भी बहुत पावरफुल चीज़ें होती थी वहाँ पर। तो वो कह रहे कि इसका और उसका दोनों का कोई लेना देना नहीं है। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ध्यान में सिर के अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा का अनुभव करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है और इसका क्या मतलब है, और हम जिन अलग अलग स्थानों को महसूस करते हैं उसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, ऐसा होता है मेडिटेशन में ना, कई लोगों के साथ ना सिर के अंदर जगह जगह पर अलग अलग ऊर्जाओं का अनुभव सा करता है कोई व्यक्ति। उनको टिंगलिंग भी हो सकती है, उनको अलग अलग तरीके की सेंसेशन भी हो सकती है, मतलब सिर के अंदर फिजिकली हम बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि दिमाग के अंदर, फिजिकली भी होती है ये। तो वो कह रहे कि आप इनका क्या मेरे को मतलब बता सकते हो, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है ये, किसी के साथ कहीं हो जाएगा, किसी के साथ कहीं हो जाएगा। तो रा कहते हैं, यदि आपको इन अनुभवों को अध्ययन करना है तो पिरामिड को भूलना ही आपके लिए मददगार होगा। ऊर्जा के प्रवाह को उन ऊर्जा केंद्रों द्वारा महसूस किया जाता है जिसकी आवश्यकता होती है और जो सक्रिय होने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार जो लोग वायलेट रे स्तर पर उत्तेजना महसूस करते हैं वे ठीक वैसा ही प्राप्त करते हैं, यानी कि वो वायलेट किरण का अनुभव करते हैं जो माथे में भौहों के बीच महसूस कर रहे हैं। वो इंडिगो किरण का अनुभव कर रहे हैं, और ऐसे ही आगे की किरण के लिए भी होता है। वो लोग जिन्हें झुंझुनी और छवि दृश्य का अनुभव होता है, उनके जो ऊर्जा केंद्र सक्रिय होने वाले होते हैं उनमें रुकावट होती है, और इस प्रकार विद्युत शरीर इस ऊर्जा को फैलाता है और इसका प्रभाव बिखर जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रा ने कही है। यहाँ पर रा ने कहा है कि देखो, अगर पहली बात तुम्हें ये चीज़ समझनी है कि ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है, पहली बात तो तुम ये पिरामिड को प्लीज़ दोस्त थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि तुम तो पिरामिड को ही पकड़ के बैठ गए हो। वो कह रहे हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, अलग अलग ऊर्जा केंद्रों में अलग अलग तरीके से महसूस किया जाता है। और ये अगर आप एक अच्छे मेडिटेटर हैं या अगर आपने मेडिटेशन में किया होगा तो आपको कई जगहों पर इसका एहसास भी हुआ होगा, आप में से कई लोगों को।
और कई लोगों को होता भी है, यदि आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे भी इस बारे में। तो वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो सक्रिय होते जाते हैं ना, एक्टिवेट होते जाते हैं आपके एनर्जी सेंटर्स, उसमें उत्तेजना महसूस होने लग जाती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वॉयलेट रे स्तर पर ना उत्तेजना महसूस करते हैं वे ठीक वैसा ही प्राप्त करते हैं। यानी कि दोस्तों इस केस में पता क्या होता है, क्योंकि ये हमारे साथ भी हुआ है। तो इस केस में होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो ना, और आपका जो है ये ऊर्जा केंद्र जितने भी आपका बैलेंसिंग हो रही है, अगर आपका बैलेंस बनना शुरू हो गया ना, तो जो आपका क्राउन चक्रा होता है ना, जो सर के ऊपर होता है, होता क्या है वहाँ से आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बीमिंग कर रहा है। और बीमिंग इस तरीके से होती है कि जहाँ पे हमारे सर के बीच में तालू होता है ना, तालू जहाँ पर बच्चा पैदा होता है, तो हम वहाँ पर माँ जो होती है वो क्या कहते हैं, उसके ऊपर तेल डालती रहती है सर के ऊपर ना, कहते हैं कि ये बच्चे का सबसे सेंसिटिव एरिया है, ऐसे करके बोला जाता है। तो उस एरिया में ना जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे ना, तो आपको ऐसा एहसास होगा जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो। ये बिल्कुल इसी तरीके का दर्द होता है महसूस, इसी तरीके की उत्तेजना आपको महसूस होगी। इसका मतलब आपका संतुलन बन गया, आपके जो चक्रास हैं उनका संतुलन बना है, और उसकी वजह से वो उत्तेजना आपको क्राउन चक्रा की थ्रू बीमिंग हो रही होती है आपके दिमाग के अंदर। और ये इतना तीखा दर्द होता है ना, हो सकता है कि आप मेडिटेशन करते हुए हल्के से तिल मिला भी जाओ, इतना तीखा होता है ये। लेकिन इसको कंटिन्यूटी में रखना चाहिए, मतलब आप अगर इसको जब ये हो रहा होता है ना, उसी वक्त अगर आप धन्यवाद कह दो ना कि धन्यवाद हमारे अनंत रचयिता मुझे ये वाला अनुभव देने के लिए, तो धीरे धीरे ना चला जाता है, अपने आप ही चला जाता है वो। तो लेकिन ये एक साइन होता है कि हाँ अब आपकी बैलेंसिंग हो गई है। और इसी तरीके से फिर वो आगे कहते हैं कि जो माथे की मतलब भौहें हैं ना, जो मतलब हमारी आईब्रोज होती हैं, उनके बीच में अगर आपको अगर होगा ना, अगर आपका इंडिगो यानी पिनियल ग्लैंड अगर एक्टिवेट हो रहा है ना, तो आपको पता है किस तरीके से पता चलेगा ये। आप मेडिटेशन में बैठे रहोगे, आप बैठे हुए हो, आपके ये जो भौहों के बीच में जो सेंटर है ना, जहाँ पे तीसरी आँख आप लोग लोकेट करते हो, यहाँ पे ना फड़फड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी बड़ी तेज़ी से। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं इस फड़फड़ाहट को ना देखकर कि भाई मेरी ये यहाँ पर फड़फड़ाहट क्यों हो रही है, तो वो ना थोड़े से उत्तेजित भी हो जाते हैं और वो घबरा भी जाते हैं। तो ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, ऐसे में स्माइल आ जानी चाहिए चेहरे के ऊपर कि इसका मतलब मेरा पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है। और ये फड़फड़ाहट जब होती है ना, तब आपको अपनी मेडिटेशन में ऐसे अनुभव होंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके बाद आपको ऐसा एहसास होगा जैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके लिए खुल गया हो, और सारी जानकारियाँ, ये जो तरंगे हैं ना, ये आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। रचयिता की सारी तरंगे आपको दिखनी शुरू होंगी, आपको पूरे ब्रह्मांड के अंदर रचना कैसे हो रही है ना, वो सारी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका ये होना चाहिए कि भाई आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते चले जाओ। हालांकि दोस्तों हम आपको ये नहीं कह सकते कि आप ऐसा करो या ना करो, लेकिन हम अपने अनुभवों से आपको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है, और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। खैर इसमें वो आगे एक चीज़ और कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपको ना अजीब अजीब सी छवि और दृश्य भी दिखेंगे, और झुंझुनी यानी आपको ना ऐसा लगेगा जैसे करंट सा फैल रहा हो बॉडी के अंदर, ठीक है, या सर के पीछे या साइड में इधर उधर टिंगलिंग होने लग जाएगी। टिंगलिंग यानी एक सेंसेशन सी होने लग जाएगी जैसे किसी ने आपके ऊपर करंट सा मारा है, लेकिन वो करंट जो है ना उसकी वजह से आपके ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इस तरीके से होने लग जाएगा। लेकिन वो एक पॉजिटिव साइन नहीं है, वो साइन ये है कि कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी चक्र के अंदर ब्लॉकेज आ रही है। यानी कि हो सकता है आपको ये अनुभव हो रहे हो, तो आप अपने आप को फ्री फ्लो में जाने की बजाय अपने आप को रोक रहे हो। अगर आप ऐसे में रोक रहे हो ना अपने आप को, और फ्री फ्लो नहीं होने दे रहे हो अपने आप को, उस भावना के साथ कह लो या उस अनुभव के साथ अपने आप को नहीं निकलने दे रहे हो, तो इस तरीके की चीज़ हो जाएगी आपके साथ, और ये बहुत लोगों के साथ होती है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने आप को बहने देना चाहिए जब इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के अनुभव आपके साथ हो रहे हो। और दिल का हार्ट का चक्र ना पूरा रचयिता की दिशा में झुका देना चाहिए, ताकि जैसे ही आपने रचयिता की तरफ उसे झुकाया ना, सारे चक्रास बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। और फिर आप नोटिस करोगे आपको जैसे सर के ऊपर हमने बताया ना, उस तरीके का तीखापन भी पता चलेगा, फड़फड़ाहट भी होनी शुरू होगी यहाँ पे आपकी भौं के बीच में, ये सारी चीज़ें आपकी होनी लग जाएंगी। और आपको एक ऐसा आनंद महसूस होगा, ऐसा आनंद प्राप्त होगा कि आप खुद कहोगे उस मेडिटेशन के बाद कि आज मुझे सच्चे आनंद की प्राप्ति हुई है। और जब ऐसा होता है ना, इंसान कंटिन्यूसली फिर उसी आनंद की प्राप्ति की तरफ भागता है। लेकिन उसके बाद रुकना नहीं होता, उसके बाद तो निरंतर आगे चलते रहना चाहिए, क्योंकि अब अनंत रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता का द्वार आपके लिए खुल गया है। और जैसे ही वो खुले तो आपको वहाँ से अपनी चैनलिंग शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसा होता भी है
कि जब ऐसे लोगों के साथ हो जाता है ना, वो बैठे हुए होंगे ना, बैठे बैठे उनके दिमाग के अंदर चैनलिंग होनी शुरू हो जाएगी। वो उनके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स, वर्ड्स, इस तरीके की चीज़ें, इमेजेस आनी शुरू होंगी, जिनको पेन पेपर पे लिखेंगे ना तो उनको समझ नहीं आएगा कि वो क्या लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा तो कभी कुछ है नहीं। लेकिन वो बाद में एनालाइज कर सकते हैं उसको। जिस टाइम पे चैनलिंग हो रही होती है ना, उनको खुद को नहीं पता होता है कि हो क्या रहा है, वो बस उसको नोट डाउन कर सकते हैं उस टाइम पर। और यही तरीका है, जब इस तरीके की चैनलिंग हो जाए ना, आपकी अनंत बुद्धिमानिता के साथ कनेक्शन हो जाए, तो उसी टाइम पर पेन पेपर लेके लिखना शुरू कर देना चाहिए। और अगर कुछ इमेजेस आ रही हैं तो इमेजेस बनाना शुरू कर देना चाहिए। कई लोगों की हाथों की मुद्रा बन जाती है, तो उन हाथों की मुद्रा को उसके ऊपर ड्रॉ कर लेना चाहिए। अलग अलग अनुभव होते हैं हर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को तैयार रखना चाहिए। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो साथ में एक कागज़ और एक किताब, या कह लीजिए एक किताब और एक पेन और एक पेपर आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपके जो अनुभव हुए हैं मेडिटेशन में उनको इंसान लिख ले। उनको लिख लेगा ना तो बाद में बैठ के अच्छे से एनालाइज भी कर सकता है वो। खैर, इसमें फिर वो आगे कहते हैं, वो जो वास्तव में ईमानदारी से इस ऊर्जा का अनुरोध नहीं करते हैं और फिर भी इसे महसूस कर सकते हैं, यदि वो इकाई अलौकिक साइकिक रूप से अपनी रक्षा करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, जो लोग इन संवेदनाओं और सक्रियता और बदलाव का अनुभव नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो अवचेतन सबकॉन्शियस स्तर पर ही क्यों ना हो, वो अपनी रक्षा और किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ कवचयुक्त आर्मर्ड होने की क्षमताओं के कारण कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर रा ने बता ही दिया। रा ने कहा कुछ लोग ना इन चीज़ों से घबरा जाते हैं, तो वो कहते हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से इसका अनुरोध नहीं कर रहे होते हैं, ना ही मांग रहे होते हैं रचयिता से। तो वो कह रहे हैं कि इस वजह से वो इसको महसूस नहीं कर पाते। उनकी वो जो साइकिक एबिलिटीज़ होती है ना, जैसे रिमोट व्यूइंग हो गई, मतलब जिसे वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, दूरदर्शिता कह लो आप, वो आपकी क्या कहते हैं, ये स्पून बेंड करने वाली एबिलिटी जिसे टेलीकिनेसिस बोलते हैं, और भी एबिलिटीज़ जैसे हवा में नीचे से ऊपर उठ जाना, ये सारी चीज़ें, हवा में गायब हो जाना, ये सारी एबिलिटीज़ उस टाइम पर आप एक्वायर कर सकते हो, आप ले सकते हो। लेकिन आप पूरी तरीके से ईमानदारी से अनुरोध नहीं कर रहे हो और आपको डर लग रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो डर जो है, या वो संवेदनाएं हैं, या वो जो भाव हैं आपके, वो आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कि अगर ऐसा होगा तो भगवान जाने मेरे साथ क्या होगा। अरे क्या होगा, रचयिता ही तो बन रहे हो आप, अंत में जाके आपको रचयिता ही तो बनना है, कुछ भी नहीं होगा इसमें आपका। उल्टा हाँ, कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप थोड़ा सा अनस्टेबल महसूस करो, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप मेडिटेट करते रहोगे ना, आप दोबारा स्टेबिलिटी में आ जाओगे। ऐसा नहीं होता कि कोई अनस्टेबल हो जाए बिल्कुल ही। तो इसमें भी वो कह रहे हैं कि इस तरीके से ना लोग अपने आप के ऊपर ना एक कवच लगा लेते हैं, और वो कवच लगाने के कारण ना उनका वो अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। वो मेडिटेशन में बैठते तो हैं, वो ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं कि नहीं, कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं, नहीं मुझे ये अनुभव चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मेरे को तो बस मेडिटेशन करनी है, अब ये अनुभव मिले ना मिले कोई बात नहीं। तो मेडिटेशन में आप जो मांगोगे ना, आपको वही तो मिलेगा। रचयिता से आप जो अनुभव मांगोगे वही तो मिलेगा। फ्री विल का कॉन्सेप्ट है, पूरे ब्रह्मांड में लगा हुआ है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही तो होगा। तो इसलिए यहाँ पर आने कह दिया कि कई लोग इस तरीके का कवच लगा लेते हैं, इसलिए वो बेचारे अनुभव नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, इस कवच का जो कारण होता है ना, वो है बचपन से आपके अंदर के जो डर हैं, बस वो, और कुछ नहीं। यदि वो डर निकल जाएंगे ना, तो ये कवच अपने आप ही हट जाएगा और आपकी सारी एबिलिटीज़, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये चीज़ें किसी छोटे बच्चे को कराओगे ना, वो आपसे बेहतर कर लेगा। पता है क्यों? बच्चों के अंदर डर ही नहीं होता। डर तो जब तक हम बड़े होते जाते हैं ना, अलग अलग तरीके के डर हमारे अंदर स्थापित किए जाते हैं। सामाजिक डर, ये डर, वो डर, इससे डर, उससे डर, ये तो बड़े होते होते होता है। छोटे बच्चे को आप देखोगे ना, उसके अंदर कोई डर नहीं होता। इसीलिए कई छोटे बच्चे अगर बचपन से ही मेडिटेशन शुरू कर देते हैं ना, उनके पास ये साइकिक एबिलिटीज़ पहले आ जाती हैं, बड़ों से पहले आ जाती हैं ये। वो इसलिए क्योंकि उनको तो डर ही नहीं है, उनके लिए तो खेल लग रहा है, उनको तो मज़ा आ रहा है इस चीज़ के अंदर। वो कह रहे हैं अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, अरे मैं तो वो भी कर सकता हूँ, इसलिए बच्चे कर पाते हैं इस कार्य को। खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं। अभी मुझे एक साथ दो तरह के एहसास हो रहा है, क्या एक बार में दो तरह का एहसास होना सामान्य है? तो रा कहते हैं, माहिर के लिए सबसे सामान्य ये सारी बातें हैं। इंडिगो किरण में उत्तेजना, उस महान प्रवेश द्वार को हीलिंग में सक्रिय करना, जादुई कार्य, प्रार्थनापूर्ण ध्यान और उनके अस्तित्व में एक चमक का होना, और वायलट किरण की उत्तेजना जो कि रचयिता की ओर से आध्यात्मिक ज्ञान देना और लेना है, जो कि रचयिता से रचयिता तक होने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर रा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है।
रा ने कहा है कि देखो, ये जो माहिर होते हैं ना, मतलब अगर आपको ये जानना है कि मेडिटेशन में क्या मेरे अंदर माहिरता आ रही है, तो उसके सारे तरीके रा ने बता दिए, सारे साइंस बता दिए रा ने, कि आपके इंडिगो किरण में, यानी आपकी जो पीनियल ग्लैंड है ना, उसमें उत्तेजना होने लग जाएगी, यानी फड़फड़ाहट होने लग जाएगी उसके अंदर हो सकता है तीखापन भी लगने लग जाए आपको तीसरी आंख में, जैसे उसके अंदर भी किसी ने सुई चुभो दी हो, ये भी हो सकता है, वो कह रहे हैं। और दूसरा, महान प्रवेश द्वार को हीलिंग में सक्रिय करना, यानी महान प्रवेश द्वार क्या हुआ आपका, यही आपका पीनियल ग्लैंड, इसको सक्रिय करना, ये एक्टिवेट हो जाता है तब पूरी तरीके से। जादुई कार्य जो इन्होंने यहाँ पर बोला ना, वो ये कि इसी हवा में गायब हो जाना, इसी हवा से निकल आना, हवा में उड़ जाना, वो ये लेविटेशन और ये रिमोट व्यूइंग और ये सारी चीज़ें उनकी एक्टिवेट हो जानी और नॉर्मली उनके ज़िंदगी का हिस्सा बन जानी। और प्रार्थनापूर्ण ध्यान कि मतलब जब वो मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो रचयिता के साथ ही बैठेंगे वो। उनको अगर आप इधर उधर बोलोगे ना, भाई इसका कर ले, उसका कर ले, ये कर ले, वो नहीं, वो कहें, वो उनका एक ही कहना होगा, मैं जानता हूँ अपने रचयिता को, मैं रचयिता के साथ बैठूँगा और सीखूंगा भी रचयिता से। उनका सीन सिंपल होगा कहना, वो इधर उधर, मतलब उनको आप डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ से। और दूसरा, उनके अस्तित्व में एक चमक का होना, मतलब उनसे आप बात करोगे, उनकी बातों में भी आपको झलक जाएगा ये सारी चीज़ें, आप उनसे मिलोगे, उनके ऑरा के अंदर आपको पता चल जाएगा, आप उनके आसपास होगे ना, आपको उनके ऑरा के अंदर एक खुशी का एहसास होने लग जाएगा उनके साथ, आपको अच्छा लगेगा उनके साथ बैठना। और उन्होंने बोला, वायलेट किरण की उत्तेजना जो कि रचयिता की ओर से आध्यात्मिक ज्ञान देना और लेना है, जो कि रचयिता से रचयिता तक होने लगता है। यानी कि ये जो सर में जो बीमिंग होती है ना, टॉप में, हेड में, जो जहाँ पे हमने बताया ना तालू की तरफ होती है, तालू की तरफ भी हो सकती है, हल्की सी पीछे भी हो सकती है। तो वो कह रहे कि अगर वहाँ से इस तरीके की बीमिंग अगर तुम्हारी तरफ हो रही है ना, तो ये समझ लेना डायरेक्ट रचयिता की तरफ से आ रही है, अनंत रचयिता की तरफ से तुम्हारी तरफ ये बीमिंग हो रही है, और वो अब अपना आध्यात्मिक ज्ञान तुम्हें देना चाहते हैं, और जो तुम्हारे पास ज्ञान है वो तुमसे लेना चाहते हैं। और इससे पता चलता है कि रचयिता किसी को भी अपने आप से कम नहीं समझते हैं, हर किसी को अपने बराबरी रखकर तोल कर चलते हैं वो। तो वो कह रहे कि अब तुम रेडी हो उस आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए। तो ये सारे साइंस हैं। यदि आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, तो आपको आपके सवालों के जवाब यहाँ मिल गए हैं कि आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, यानी आपका कनेक्शन रचयिता के साथ बन रहा है। और इसको कंटिन्यूटी में रखना फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करना चाहें या ना करना चाहें, ये तो आप ही की फ्री विल है। और इसमें भी देखिए रा ने बोल दिया है, यह एक इच्छा करने योग्य व्यवस्था है, यानी ये तो आपकी इच्छा पर निर्धारित है कि आप इस ज्ञान को लें या ना लें। फिर वो आगे कहते हैं, क्या कार्ला को छोड़ने से पहले कोई छोटा सवाल है? तो डॉन कहते हैं, क्या ऐसा कुछ है जो हम कार्ला को अधिक आरामदायक बनाने या संपर्क में सुधार करने के लिए कर सकते हैं? तो रा कहते हैं, आप कर्तव्यनिष्ठ हैं और आपने सभी वस्तुओं को सावधानी से रखा है। इस बात का ख्याल रखना अच्छा होगा कि कार्ला की गर्दन इसके सहारे टेक के ऊपर सावधानी से रखा गया हो। हम आपको एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़ रहे हैं, इसलिए एक अनंत रचयिता की शक्ति और शांति में आनंदित होते हुए आगे बढ़ें। आडने। खैर दोस्तों, यह सत्र अभी यहीं समाप्त होता है, लेकिन इस सत्र को अंत करने से पहले आज हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि आज लॉ ऑफ वन के पूरे 50 सत्र कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इसकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। और इस हाफ सेंचुरी तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने पीछे से कड़ी मेहनत की है, आज हम उन लोगों के नाम आपसे साझा करना चाहते हैं। हमारे लिए तो दोस्तों वो लाइट वर्कर्स ही हैं, और हमारे लिए ये वो हैं जिनकी सहायता से आज हम यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत सुबह शाम दिन रात इस लॉ ऑफ वन के सेशंस को अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट किए, या कह लीजिए अलग अलग तरीक़ों से दूसरों की सहायता या दूसरों की मदद की है। तो हम उनको लाइट वर्कर्स, कंट्रीब्यूटर्स या ट्रांसलेटर्स कहेंगे, और अपने पूरे दिल से उनके लिए प्रेम और उनके लिए रिस्पेक्ट और उनके लिए ग्रैटिट्यूड अपना देना चाहेंगे। तो उनके नाम हैं मीनाक्षी वर्मा जी, वैशाली पटेल जी, भरत लखानी जी, जो कि जितने भी लॉ ऑफ वन के स्टूडेंट्स हैं जो मेडिटेशन सीखना चाहते हैं उनकी निरंतर मदद करते हैं सुबह और शाम, और पूरी ईमानदारी और निरंतरता के साथ इस कार्य को कर रहे हैं। सोनिया जी जो ट्रांसलेशन में भी मदद कर रही हैं, अंकित जी,
हरप्रीत जी, यज्ञेश भाई, के जी, अथर्व नागर जी। हालांकि इनका नाम अथर्व नागर नहीं है, ये इनके बेटे का नाम है। अभी उनका नाम याद नहीं था तो इसलिए यहाँ पर डाल नहीं पाए, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे उनका नाम डाल पाएँ। अर्पित जी, निधि सलारिया जी, बेअंत सिंह जी, स्वाति जी, एमजे भाई, हेमा जी, विपुल भाई, जिनके चैनल पर आप ये सारे वीडियोस देख पा रहे हैं। गिनी अनेजा जी, जिन्होंने पहली बार इस लॉ ऑफ वन को आप लोगों से साझा करने का हमें मौका दिया। और आप सभी श्रोता और जो इस एक के ज्ञान को समझकर अपनी ज़िंदगी में उतार रहे हैं या इसे जीने की कोशिश कर रहे हैं, आप सभी लोगों का हम लोग अपने पूर्ण दिल से धन्यवाद देते हैं और आपको सल्यूट करते हैं। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं हमारे दोस्तों। आदने वासु। धन्यवाद।